देखो अब विजयनगर साम्राज्य में यदि हम लोग देखें तो विजयनगर राजधानी तथा उनके परिदृश्य, समझना इसको कि विजयनगर की जो राजधानी थी वो कैसी थी और विजयनगर साम्राज्य का जो परिदृश्य था, कहने का मतलब उसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा था। क्वेश्चन जो है सो डायरेक्ट पूछा जाएगा, फैन ऑफ कर दो तो, कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो विजयनगर साम्राज्य का भौगोलिक परिदृश्य कैसा था या भौगोलिक क्षेत्र कैसा था, समझे कि नहीं। ये क्वेश्चन जो है सो पूछा जाएगा और उस टाइम तुम लोग को लिखना है। तो हम क्या किए, मैक्सिमम चीज़ें तुम लोग को छाप दिए हैं। छापने के बाद जो है सो चित्र के द्वारा शायद तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। टेक्निकल बोर्ड है नहीं, टेक्निकल बोर्ड रहता तो तुम लोग को जो है सो पूरी तरह से जूम जाम करके दिखाती है, ये है, ये है, ये है। हमारे पास जो साधन है उसी साधन से हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है जल संपदा की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में जो जल का सबसे मुख्य सोर्स है वो मुख्य सोर्सेस है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य में एक नदी बहता है और उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। और ये तुंगभद्रा नदी जो बहती है, तुंगभद्रा नदी उत्तर से लेकर के पूरब तक बहती है, यानी उत्तर में ये निकलती है और ये बहते बहते किधर की ओर चली जाती है, पूरब की ओर चली जाती है, यानी उत्तर पूर्व में ये बहने वाली नदी है। कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी। कौन से क्षेत्र में, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। यहाँ पर जो नदी है, इस नदी के नीचे चाहे ऊपर, इस जो नदी का क्षेत्र है यहाँ पर पहाड़ी एरिया भी कुछ है, पहाड़ी क्षेत्र। ये जो तुम लोग को दिख रहा है ये पहाड़ी क्षेत्र है, छोटी छोटी पहाड़ी जो ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और इस पहाड़ी क्षेत्र में जो है सो ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक तरह का धातु होता है, ठीक ना। तो ग्रेनाइट यहाँ पर पाई जाती है और पत्थर भी, ग्रेनाइट पत्थर भी होती है, धातु भी होती है। तो ये ग्रेनाइट पत्थर या धातु होती है और इस पूरे शहर को ये एक करधनी की तरह, करधनी जो होता है ना कमर में पहनने वाला लड़कियां महिला लोग पहनती, जब साड़ी पहनती है तो करधनी पहनती है ताकि उसकी जो साड़ी पहनी उसका लुक्स बहुत खूबसूरत लगे, लोगों का अट्रैक्शन उस करधनी की ओर हो, समझे कि नहीं। तो उसी तरह से जिस तरह से करधनी महिला लोग पहनती है, चाहे लेडीज लोग, तो उसी तरह से ये जो शहर था, ये शहर इस पहाड़ी से पूरी तरह से करधनी की तरह लग रहा था, यानी पूरी पहाड़ी से ये घिरा हुआ बीच में ये शहर था विजयनगर साम्राज्य। कितना अच्छा लगता होगा देखने में ना। और ग्रेनाइट से भरपूर मात्रा में यहाँ पर ग्रेनाइट था। यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो है बहुत सारी जलधाराएं, कहने का मतलब छोटी छोटी नदियाँ, बहुत सारी जलधाराएं आकर के यहाँ पर मिलती थी। और यहीं पर जो है सो एक बांध बनाया गया था और ये जो बांध बनाई गई है इस बांध को हम लोग कहते हैं कमलपुरम बांध, जो 15वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। बहुत ही फेमस बांध है ये कमलपुरम बांध। एग्जाम में क्वेश्चन में कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि कमलपुरम बांध जो है ये किस साम्राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन दे देगा मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चौहान साम्राज्य, चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पर कमलपुरम जो है ये एक बहुत ही विशाल बांध है और ये कमलपुरम बांध पर ही मतलब जलाशय जो है, यहीं से हौज का पानी को छोड़ा जाता है। जैसे कि देखो हौज किसको कहते हैं, ये पूरी तरह से मान लें यहाँ पर बांध बांध दिए हम, उधर से पानी आ रहा है, ये बांध बांध दिए, लेकिन जब ज़्यादा पानी आएगा कहीं उस पानी का निकासी नहीं होगा तो बांध को फोड़ भी तो सकता है। तो जहाँ से पानी का निकासी होता है ना उसको हौज बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये बांध बांधी गई है, यहाँ से पानी निकासी हो रहा है, जैसे कि ज़्यादा पानी जब हो जाएगी तो इस पानी को छोड़ा जाता है, तो इसको हौज बोला जाता है। तो हौज से जो पानी निकलता था ना, उस पानी से नहर बनाया गया था और ये थोड़ा शुष्क वाला क्षेत्र था तो नहर के थ्रू से पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा रहा था। इसके अलावा जो आसपास का क्षेत्र था वहां पर सिंचाई हो रही थी, समझे कि नहीं। एक बहुत ही बड़ा बांध यहाँ पर बनाई गई थी तुंगभद्रा नदी पर, बहुत बड़ा बांध बनाई गई थी। और ये जो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाई गई थी, यहाँ से एक नहर निकाला गया था। तुंगभद्रा नदी के बांध से एक नहर निकाला गया था जिसको कहते हैं हिरिया नगर, हिरिया नहर, नगर नहीं नहर। कौन नहर कहते हैं, हिरिया नहर। बहुत ही विशाल नहर है ये, बहुत बड़ा नहर है ये, और इस नहर को बनाया गया है। ये नहर क्या करता है देखो थोड़ा समझना। जैसे कि ये विजयनगर साम्राज्य है और इस विजयनगर साम्राज्य के ये बीचों बीच में इस तरह से काट रहा, इधर का जो क्षेत्र ये धार्मिक केंद्र है
और इधर का जो क्षेत्र है वो शहरी केंद्र है। कौन केंद्र है? शहरी केंद्र। तो ये धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र दोनों को अलग करने का काम करता है कौन सा नहर? हिरिया नहर। वही बात लिखिए कि शहरी केंद्र को और धार्मिक केंद्र को जो है सो अलग करने का काम यदि कोई करता है तो वो कौन करता है? हिरिया नहर। यहाँ पर जो है सो एक कुंड बनाई गई, जैसे कि ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से एक कुंड बनाई गई जहाँ से पानी निकलता है। कुंड जो है सो ठंडा भी हो सकता है, कुंड गर्म भी हो सकता है। कभी तो लोग सूर्य कुंड गई होगी, चाहे गया होगा। सूर्य कुंड में एक पहाड़ी से कुंड निकलता है, देखिए होगा। उसी तरह से यहाँ भी एक कुंड निकलता है। ये प्राकृतिक रूप से कुंड बनी है, ऐसा नहीं कि ये मानव निर्मित है, समझे कि नहीं। और ये सब चीज़ जो बनाया गया है, जो नहर बनाई गई है, जो बांध बनाया गया है, उसको बनाया किसने है? तो उसको बनाया है संगम वंश के राजाओं ने। किसने? संगम वंश के। क्योंकि ये यदि हम विजयनगर साम्राज्य में देखें तो 4 वंश के राजा ने यहाँ पर शासन किया था, और 4 वंश में जो बनाया था वो किसने बनाया था? संगम वंश के राजाओं ने। यहाँ पर अब देखते हैं किलेबंदियाँ तथा सड़कें कि यहाँ पर किस तरह से किलेबंदी किया गया था। देख करके भी सरप्राइज लगता है कि 15वीं सदी में एक विदेशी थे जो दूत बन करके भारत आया था। और फारस जो विदेशी जो 15वीं शताब्दी में फारस से अब्दुल रज्जाक नाम के एक व्यक्ति जो है वो दूत बन करके भारत आते हैं, खास करके विजयनगर साम्राज्य में, जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक। वो अब्दुल रज्जाक जब आते हैं तो विजयनगर साम्राज्य देखने के बाद वो अपनी किताब में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो उन्होंने देखा कि जो दुर्ग था वो 7 पंक्तियों में बनी हुई थी। दुर्ग जैसे कि घर बनी होती है ना, 1 2 3 4 7, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति लाइन, उसी तरह से जो दुर्ग बना था वो 7 पंक्तियों में बना था और बहुत ही अट्रैक्टिव था, जिसका उल्लेख जो है सो अब्दुल रज्जाक करता है। इसके अलावा ये अपनी किताब में लिखता है अब्दुल रज्जाक कि यहाँ पर जो शहर था, जो जंगल थे और जो कृषि का जो क्षेत्र था, इसके अलावा जो खेत था, इन सारे क्षेत्र को भी दीवार से घेरा जाता था। जैसे कि हम लोग का कहीं छोटा छोटा बारी का टुकड़ा रहता है तो दीवार से उसको बाउंड्री देते हैं ना। और उस समय देखो शहर को भी बाउंड्री, पूरी शहर को बाउंड्री, जैसे हजारीबाग शहर है, हजारीबाग शहर को पूरा बाउंड्री कर दिया। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का जो शहर था उसको बाउंड्री किया गया था, खेत जो था उसको भी बाउंड्री किया गया था, जंगल और कृषि का क्षेत्र जो था उसको भी बाउंड्री किया गया था। जंगलों क्यों नहीं छोड़ा था? समझो, ये कौन हम लोग को बता रहे हैं? अब्दुल रज्जाक। कहाँ के थे ये? फारस से इसको भेजा गया था, फारस के शासक ने इसको भेजा था। तो इन्होंने कहा कि जो ये बाउंड्री किया गया था, जो बाहर की जो दीवार थी, इस दीवार का जो अंदर का भाग था ये मिट्टी और मलबे का बना था। किसका बना था? मिट्टी का और मलबे का। और यहाँ पर जो बुर्ज बनी थी, वो बुर्ज जो है सो वर्गाकार भी था और आयताकार भी था। बुर्ज खलीफा अलग होता है। बुर्ज कहने का मतलब द्वार, दरवाजा, जहाँ से एंट्री करते हैं, वो वर्गाकार था या तो आयताकार था। इसके अलावा यहाँ से जो पहाड़ी थी, ये जो दीवार था, इस दीवार जैसे कि मान ली एक साइड पहाड़ी मिल गया तो जो दीवार है वो पहाड़ी से कनेक्ट कर दिया, इधर चारों तरफ दीवार, यहाँ से पहाड़ी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और पहाड़ी कौन था? राजगिरी पहाड़ी। ये सुंडाकार था। सुंडाकार मतलब इसका सूंड जैसा निकला हुआ था, देखो ये निकला हुआ है ना, इसे कहते हैं सुंडाकार। यहाँ जो पत्थर थे, वो पत्थर भी फनाकार थे। जिस तरह से नाग का फन होता है ना, उस तरह से पत्थर भी यहाँ पर फनाकार था। तो सोच सकते हो कि किलेबंदी कितना सोच समझ कर किया गया होगा। इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ जो है किलेबंदी में है। इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग उसको देखते हैं। चलो देखो, अब है शहरी केंद्र ना। शहरी केंद्र में हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा शब्द, ये हड़प्पा आ गए विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में हम लोग देखेंगे कि जो शहर था वो शहर किस तरह से कनेक्टेड था, शहर में क्या क्या चीज़ें थी। शहर जब हम लोग कोई टाउन जाते, जैसे कि हजारीबाग है, हजारीबाग में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन हजारीबाग है ना। तो हजारीबाग कैसे फेमस हुआ, उतना आखिर में वहाँ पर क्या यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ मार्केटिंग हुआ, और मार्केटिंग होने की वजह से वो फेमस हुआ। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य था, उस विजयनगर साम्राज्य के जो शहर के केंद्र था, वो केंद्र उतना फेमस क्यों हुआ।
कोई भी टाउन तब बनता है जब वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, तब जा कर के वो एक गांव से टाउन बनता है। यहाँ पर यदि देखें तो जो सड़क, ये शहर की ओर जो जाने वाला रास्ता था, ये शहर है और ये गांव है, ठीक ना, मान लेना है ये क्या है, गांव। तो गांव से शहर की ओर जो जाने वाले रास्ते थे, इस रास्ते में एक जगह पर कई सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर चीनी मिट्टी का भंडार मिला है। चीनी मिट्टी बहुत सारी चीज़ें जो है सो चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। चीनी मिट्टी घर तरफ देखना, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो चीनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। एकदम हार्ड मिट्टी होती है वो, चीनी मिट्टी, ठीक। तो चीनी मिट्टी के भंडार होते थे और उसके बगल में जो है वो अमीर व्यापारी लोग रहा करते थे। ऑब्वियस वाली बात है, जब कोई चीज़ कहीं पर पाया जाएगा तो व्यापार वहाँ से तो होगा ही। तो इसके अगल बगल में जो है सो अमीर व्यापारी रहा करते थे। ये अमीर व्यापारी क्या करता था, चीनी मिट्टी का व्यापार करते थे। एक जगह से दूसरे जगह तक सेलिंग करना है, मुनाफा कमाना है, फिर वहाँ से निर्यात, फिर आयात, ये काम जो है सो कौन करते थे, व्यापारी, अमीर व्यापारी लोग। फिर आगे जाने के बाद यहाँ पर जो है सो मुस्लिम मोहल्ला भी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मोहल्ला था। जैसे कि हम लोग दक्षिण भारत की यदि बात करें, दक्षिण भारत में यहाँ पर जैसे कि बात करें तो यहाँ चोल है, यहाँ चेर है, यहाँ पांड है, ठीक ना। तो चोल, चेर, पांड और यही सब एरिया एक समय ऐसा आता है कि ये विजयनगर साम्राज्य बन जाता है, धीरे धीरे विलुप्त होकर के। एक समय ऐसा आता है कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। संगम वंश का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर संगम वंश में मुख्य रूप से चोल, चेर, पांड, ये तीनों छोटा छोटा क्षेत्र आता था। लेकिन धीरे धीरे ये सब विजयनगर साम्राज्य में जो है सो विलय होते हैं। लेकिन विलय होने से पहले पतन भी हो जाता है, मतलब कि विलय हुआ और विलय होने के बाद जो है सो क्या हुआ, पतन भी हुआ। तो यहाँ जो है सो मुख्य रूप से ज़्यादातर यहाँ पर हिंदू पाया जाता था। उत्तर भारत में ज़्यादातर मुस्लिम थे, क्योंकि अरब से यहाँ पर आए थे, दूसरा देश से, अफगानिस्तान, यूनान, ये सब जो है तो यहाँ पर मुस्लिम आए थे। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का मैप है, ये किसका मैप है, इंडिया का। तो इस इंडिया के मैप में देखें तो जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, इस उत्तर भारत के क्षेत्र में किसकी संख्या ज़्यादा थी, मुस्लिमों की। क्यों थी, क्योंकि यहाँ दिल्ली सल्तनत चल रहा था और दिल्ली सल्तनत किसका था, मुस्लिम का। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे, सब मुस्लिम थे, समझे कि नहीं। नीचे जो है, नीचे हिंदुओं का ज़्यादा प्रचलन था, हिंदू लोग ज़्यादा थे। छत्रपति शिवाजी जो नीचे दक्षिण भारत में रहा करता था, जिसको तुम लोग नाम सुनी होगी, है ना। तो यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में था। जब दक्षिण भारत में था तो यहाँ भी जो है मुस्लिम मोहल्ला था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मोहल्ला था, मुस्लिम वहाँ भी है। अब उत्तर में मुस्लिम ज़्यादा था, इसका मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं था, वहाँ भी हिंदू था, यहाँ भी मुस्लिम था। तो मुस्लिम मोहल्ला था और इस मुस्लिम मोहल्ला से कुछ चीज़ें ऐसे स्थापत्य कला की चीज़ें मिला है। जो हम्पी के मंदिर का जो मंडप होता था, मंडप समझते हो किसको कहते हैं, मंडप नहीं समझती होगी। जैसे कि मान ले ये मंदिर है, ये क्या है, मंदिर। और इस मंदिर के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर इस तरह से पिंडा जैसा बना होता है, पिंडा जैसा। कभी तो लोग महारानी की पूजा करती होगी, 7 गो बना रहता है जिस पर टीका दिया जाता है, यहाँ पर टीका रहता है ना। कहीं कहीं पर एक ही को जो है सो पिंडा जैसा बना देता है, इतना बड़ा पिंडा जैसा। और ये जो पिंडा जैसा बना रहता है, इसे ही कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को मंडप। इसको क्या बोला जाता है, मंडप। अभी मूर्ति जहाँ रहती है उसको भी हम लोग मंडप बोलते हैं, तो अभी बोलते हैं, लेकिन मंडप जनरली इसी को बोला जाता है। तो हम्पी के जो मंडप थे ना, उस मंडप में जो स्थापत्य कला था ना, उस स्थापत्य कला से मिलता जुलता था जो मुस्लिम के समय में जो मुस्लिम रहा करते थे, उसका जो स्थापत्य कला मिला था, वह स्थापत्य कला जो है सो मंडप से वो मिलता जुलता था, मुस्लिम वाला। समझे कि नहीं। एक वो विदेशी यात्री थे जो 16वीं सदी में आए थे, पुर्तगाली थे, ये भारत आए थे, जिसका नाम है बरबोसा। नाम क्या है, बरबोसा। यहाँ पर खाली एक जगह नी कर देने पर इसका नाम ही चेंज हो जाता है निर्बोसा हो जाता है ना। तो ये बरबोसा जो थे 16वीं सदी में पुर्तगाल से भारत आए थे। ये क्या कहते हैं, ये करते क्या है, सबसे पहले क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण मतलब कि विजयनगर साम्राज्य को घूमता है ये, और घूमने के बाद देखता है कहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे कि हम अभी तुम लोग को दिखाएं, हड़प्पा सभ्यता में जो तुम लोग को पढ़ाए थे,
क्या चीज़, मृदभान, मनिका, ये सब है ना। इसके अलावा मुहर वगैरह भी तुम लोग उसका फिगर देखिए। तो वो सब चीज़ जब हम पटना गए तो पटना में म्यूजियम है, वहाँ पर जा करके देखें कि ये सब चीज़ है, उसका फ़ोटो क्लिक करके हम तुम लोग को दिखाएं। तो अब मान लें कि हम पटना गए, अब उस चीज़ को हम लिखने लगे कि यहाँ पर ऐसा था, वैसा था, वैसा था, और उस तुम ही लोग कहीं पर जाओगे तो जाने के बाद उस जगह के बारे में कहीं लिखोगे तो वो भी तो एक किताब बनेगी। तो उसी तरह से जब ये बरबोसा यहाँ पर आया, विजयनगर साम्राज्य का जब इन्होंने क्या किया, भ्रमण किया, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे छप्पर का घर बना हुआ था, खपरेल का। छप्पर मतलब खपरेल, खपरेल समझता है, खपरा वाला। अभी तो बहुत कम रेयर केस में मिलता है, टाउन में तो दिखता भी नहीं है ये। कोई खपरेल का घर बनाता भी तो ऊपर में एल्वेस्टर डालता है, खपरेल नहीं डालता है। पहले बहुत ज़्यादा खपरेल था, एल्वेस्टर नहीं था, कुम्हार बनाते थे खपरा, और उसी से जो है सो घर बनता था, जिसको खपरेल का घर या छपरे बोलते थे, छप्पर बोलते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे घर ऐसा था जो छप्पर का था। तो छप्पर का था तो ये बताते हैं कि भले उसका घर छप्पर का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गरीब था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गरीब था, ये भी अमीर हुआ करता था। बहुत सारे छप्पर के घर ऐसे थे जिसके लोग अमीर हुआ करता था, उन्होंने घर नहीं बनाया था। इन्होंने जब सर्वेक्षण किया, तब सर्वेक्षण करने के बाद इसे कुआं मिला, तो कुआं, और ये पता करते हैं कि कुआं से सिंचाई किया जाता होगा। इसके अलावा जो वर्षा होती थी ना, तो वर्षा के पानी को रोकने के लिए जलाशय बनाया गया था, जैसे कि पोखरा, तालाब, यहारा, ये सब जानती हो ना। उसी तरह से जो है सो जलाशय बनाया गया था और पानी को रोका जाता था। कल की क्लास में भी तुम लोग को बताए थे, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी पर कई सारी बांध बनाई गई थी, और उस बांध से नहर निकाली जाती थी, और नहर से पानी को छोड़ा जाता था, पानी को दूर भेजा जाता था, आसपास में वहाँ सिंचाई भी किया जाता था ना। तो यहाँ भी इन्होंने, बरबोसा भी वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्षा का पानी गिरता था, उस वर्षा के पानी को रोकता था जलाशय बना करके। और ये भी बता रहे हैं कि ये जो जलाशय का, कुछ जलाशय ऐसे थे जिसका पानी का उपयोग जो है सो मंडप में चढ़ाने के लिए जल के रूप में किया जाता था। कभी देवघर गए हो? देवघर जब जाओगी तो कहा जाता है कि देवघर में जो शंकर भगवान पर जो जल चढ़ाया जाता है, वो सुल्तानगंज का पानी पवित्र मानी जाती है। सुल्तानगंज बिहार में है, देवघर झारखंड में है। अब देवघर जाओगे तो देवघर के बगल में भी तालाब बनी है, लेकिन उस जल को यदि तुम चढ़ाओगे एक पूजा अर्चना के रूप में, तो बोला जाता है उतना शुद्ध पूजा नहीं मानी जाती है। वो भी कहाँ से लाया जाता है? सुल्तानगंज से। जल को कहाँ से? सुल्तानगंज, लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और लोग जब देवघर जाते हैं तो सबसे पहले सुल्तानगंज जाते हैं, वहाँ से जल उठाते हैं, और उठाने के बाद जो है सो देवघर जाते हैं, और वहाँ पर बाबा जो शिव हैं उसका जल को अर्चना करते हैं ना, और जल चढ़ाते हैं। तो समझो, कभी कभी कुछ ऐसे जलाशय होते हैं जिसके ही जल को पवित्र माना जाता है। यदि वहाँ के जल को पवित्र माना जाता है तो क्या वहाँ जाने की ज़रूरत था? उतना भीड़ जो जाता है सुल्तानगंज से, जाने की ज़रूरत था नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ के पवित्र माने जाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी जो है सो कुछ जलाशय ऐसे बना था जिसके पानी का उपयोग जो है सो मंडप में किया जाता था। आज हम लोग भी जब मंडप में पानी का इस्तेमाल करते थे, शुद्ध पानी का, शुद्ध बर्तन का, पीतल का बर्तन ले जाते हैं ना, तो शुद्ध बर्तन का पानी से जो है सो मंडप को धोते हैं। ये प्रचलन अभी से नहीं, ये प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो लिख लो इसको।